हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वर्षा सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष आरंभ पर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था और आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 दैट वाज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो चलिए जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। The French Revolution opened up for the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. देखिए, जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ ना, उसने एक पॉसिबिलिटी जताई कि कुछ इस तरीके से ड्रामेटिक चेंज लाया जा सकता है कि जिस तरीके से एक सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड कर दिया जाए, उसका संगठन किया जाए। ठीक है, कुछ ऐसे भी चेंज आ सकते हैं जिस तरह से पूरी सोसाइटी जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाए। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation. हर कोई तो complete transformation चाह नहीं रहा था। ऐसे सब लोग नहीं थे जो चाहते थे कि हाँ हमारे यहाँ चेंज आए। ऐसे सारे लोग नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चेंज नहीं भी चाहते थे। अब वो कौन थे? Some were conservatives while other were liberals और radicals. देखिए, सोसाइटी में तीन तरह के लोग हो गए थे। कुछ थे कंजर्वेटिव्स, कुछ हो गए थे रेडिकल्स, कुछ हो गए थे लाइबरल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव्स कौन थे। कंजर्वेटिव्स दे रेसिस्टेड चेंज, ये चेंज ना चाहते नहीं थे, बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे। ये मोनार्ची के फेवर में ही थे, जैसा चल रहा है चलने दो, हम बढ़िया से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें नहीं ये सब चेंज लेना चाहिए। आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वाज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। जब रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करने लगे। ये क्या ठीक है, चेंज करो, पर इतनी जल्दी से ना कर दो कि पूरी जो सोसाइटी है वो उथल पुथल हो जाए। फिर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद जब रिवॉल्यूशन चलने लगा तब उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन इतनी भी जल्दी से ना कर दो कि सोसाइटी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि चेंज तो करो बट पास्ट का रिस्पेक्ट करके करो, ऐसा पास्ट को उल्टा सीधा मत बोलो। इनका ये था। और ये कौन थे? ये थे हमारे कंजर्वेटिव्स। लाइबरल्स they wanted a nation which tolerated all religion. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइबरल्स की। ये चाहते थे एक ऐसा नेशन हो जहां पे सारे रिलीजन्स की बात की जाए, सारे रिलीजन जो है वो इक्वली हो, वहां पे कोई भी रिलीजन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये ऐसा मानते थे। कौन थे ये हमारे थे लाइबरल्स। They argued for an elected parliament government. ये elected parliament government की बात करते थे, ये इसके फेवर में थे और ये चाहते थे subject to laws interpreted by a well trained judiciary. और ये चाहते थे कि जो लॉ है ना वो कौन बनाए? वो जुडिशरी बनाए। वो जुडिशरी जो was independent of rulers and officials, वो जुडिशरी बनाए जिसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स ना हो रूलर्स का या ऑफिशियल्स का, मतलब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो जब वो लॉ बनाए। तो ये कौन चाहते थे? ये लाइबरल्स थे। दे वर नॉट डेमोक्रेट, ये डेमोक्रेट नहीं थे, ये बात याद रखिए। आपसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या लाइबरल्स जो थे वो डेमोक्रेट्स थे? नहीं, इनकी थिंकिंग मिलती थी उससे, लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। लाइबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब हम बात करेंगे रेडिकल्स की। They wanted a nation in which government was based on a majority of a country population. जो हमारे ये कौन थे? रेडिकल्स थे। ये चाहते थे एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो किसके ऊपर बेस्ड हो? जो कंट्री की पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है कंट्री की, उससे बनाई हुई गवर्नमेंट रन करे कंट्री में। ये ऐसा चाहते थे। एक तरह देखा जाए कौन थे? ये डेमोक्रेसी का सपोर्ट वाले थे। They dislike concentration of property in hands of a few, not the existence of private property. इनको ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी एक के हाथ में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल ही खिलाफ थे। इन्हें बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं पसंद था। तो अब तक हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसने रास्ता खोल दिया कि हाँ भाई कुछ ऐसे ड्रामेटिक चेंज भी हो सकते हैं जिससे जो सोसाइटी पूरा होली स्ट्रक्चर्ड हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं सोसाइटी में तीन तरह के लोग थे। पहले थे कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के बाद हमारे थे लाइबरल्स, लाइबरल्स के बाद रेडिकल्स। कंजर्वेटिव कौन थे? कंजर्वेटिव वो थे जो पहले तो चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद इन्होंने कहा ठीक है धीरे धीरे चेंज लाओ, इतने जल्दी भी चेंज मत ला दो कि पूरा सोसाइटी जो है एकदम उथल पुथल हो जाए। और ये कहते थे कि हमें अपने पास को रिस्पेक्ट करके चेंज लाना है। अब आते हैं हमारे लाइबरल्स। लाइबरल्स जो है ना ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, सबसे पहले हमें ये याद रखना है। और जो लाइबरल्स थे ये चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जहां पे सारे रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, इक्वली उनको इक्वली डिजर्विंग हो सारे। और ये लोग चाहते थे एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट चाहते थे
और ये चाहते थे लॉ वो जुडिशरी बनाए जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो किसी भी तरह के रूलर या ऑफिशियल से। फिर हमारे कौन आते हैं, रेडिकल्स। जो रेडिकल्स है ना, ये चाहते थे कि कोई भी गवर्नमेंट जो रन कर रही है ना, तो वो जो मेजोरिटी है पॉपुलेशन की उसके बेसिस पे रन करे, जो लोग वोट दे, ज्यादा मेजोरिटी जो चाहती है किसी कंट्री की उसके बेसिस पे रन करे। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के एकदम अगेंस्ट है, इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी एक के हाथ में रहे। ठीक है, हमने ये कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। ये कैसा समय था जब सोशल या इकोनॉमिक चेंज होना था। ठीक है, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेज। जो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन थे वो फैक्ट्रीज में भरे जा रहे थे, लेकिन उनकी जो वेजेस थी, जो उनको दी जाती थी काम के बदले जो उनके पैसे दिए जाते थे, वो बहुत ही कम थे। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ऑनर वर ऑफ्टन लाइबरल्स एंड रेडिकल्स। ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्री ऑनर्स थे वो लाइबरल्स और रेडिकल्स भी थे। एंड दे फील दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी इनकरेज। और इन्हें ऐसा लगता था कि वर्कर के एफर्ट को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म जो है वो कैसे यूरोप में आया, तो हम देखते हैं सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे वो शुरू से ही उनकी दुश्मनी थी प्राइवेट प्रॉपर्टी से। उनका मानना था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी तो सबका भला नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में देखिए होता क्या है, कोई बहुत अमीर हो जाता है, कोई बहुत गरीब हो जाता है। किसी एक के हाथ में प्रॉपर्टी रहती है तो उसके से बहुत अमीर हो जाता है, और जिसके हाथ में प्रॉपर्टी रहेगी वो बस अपना ही प्रॉफिट देखेगा। तो उसकी वजह से जो निचला तबका होता है, जो लैंडलेस पीजेंट्स होते हैं, लेबर होते हैं, इनका फायदा उसमें होता नहीं है। तो जो सोशलिस्ट थे ना, इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट थे। दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। ये फ्यूचर को अलग तरीके से देखते थे, इनका अलग नजरिया था फ्यूचर को देखने का। इनका मानना था कि किसी एक के हाथ में रहेगा तो वो बस अपना भला करेगा, लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वो सबको इक्वली देगी, जिससे कोई भी ज्यादा गरीब ज्यादा अमीर नहीं होगा। सम बिलीव इन कोऑपरेटिव। देखिए इंडिया में जैसे कि हम लोग कोऑपरेटिव में बिलीव करते हैं, मिलजुल के काम करने में बिलीव करते हैं, सहयोग करने में बिलीव करते हैं, तो वैसे ही जो सोशलिस्ट हैं उनका मानना था कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी कंट्री है उसका डेवलपमेंट हो सके। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एगल्स adopted that industrial society was capitalist, added that कार्ल मार्क्स और जो ये फ्रेडरिच एगल्स थे, इनका मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैसी है, वो कैपिटलिस्ट है। ये ऐसा क्यों कहते थे, ये ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि इंडस्ट्री, कोई भी जब कैपिटलिस्ट है, अगर वो किसी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहा है तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो बस उसी को मिल रहा है, जबकि उसमें जो मेन रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, वो तो लेबर प्ले कर रहा है। बट उनकी वेस्ट तो इतनी कम होती है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है उसको बस फायदा हो रहा है। तो इस वजह से जो हमारे कार्ल मार्क्स थे और फ्रेडरिच एगल्स थे, इन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, वो सोशलिस्ट नहीं है, क्योंकि किसी एक के हाथ में प्रॉपर्टी है, वो अपना फायदा चाह रहा है बस। अब हम देखेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, कि सोशलिज्म के लिए सपोर्ट आना कहाँ से शुरू हुआ। सो बाय द 1870s, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870s से जो सोशलिस्ट आइडिया है वो यूरोप में फैलने शुरू हो गए थे। उसके बाद वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जो वर्कर्स थे यूरोप, जर्मनी में, सारी जगहों पे, तो वो लोग क्या करें, वो लोग एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिए। वो लोग क्या करते थे, खुद में ही वोट करते थे और अपने एसोसिएशन का कोई लीडर बना देते थे, और फिर वो लोग फाइट करते थे किसके लिए, बेटर लिविंग के लिए। उनसे इतने देर तक काम करा के उनको इतनी लो वेज दी जाती थी, तो उसके लिए वो फाइट करने के लिए एसोसिएशन बना रहे थे। अब हम देखते हैं द रशियन रिवॉल्यूशन। इन 1914 निकोलस सेकेंड रूल द रशियन एम्पायर। 1914 में निकोलस सेकेंड थे जो रशियन एम्पायर पे रूल कर रहे थे। उस 1914 से 1918 तक जो है चलता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और एक बात और है, जो हमारे सोशलिस्ट थे वो कभी भी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए। उनसे रिलेटेड जो पार्टीज थी वो स्ट्रांग हुई, वो आई इफेक्ट में,
बट नोट करने वाली बात ये भी है कि 1914 तक जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, उन जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, उनकी कभी गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी, क्योंकि 1914 से 1918 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है। तो द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरी अराउंड मॉस्को, करंट डे फाइनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। जो रशियन एम्पायर है उसमें कौन कौन सी टेरिटरी थी? जो रशियन एम्पायर था वो बहुत बड़ा था उस टाइम पे, उसमें करंट डे की बहुत सारी टेरिटरी थी, जैसे कि हम देख सकते हैं फाइनलैंड भी उस टाइम पे रशिया में आता था, लैटविया भी रशिया में था, लिथुआनिया भी रशिया में था, एस्टोनिया भी रशिया में था, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इनके सारे पार्ट जो थे वो उस टाइम पे रशियन में ही थे। और इतनी बड़ी कंट्री में जब सोशलिज्म फैलेगा तो वो वर्ल्ड पे तो इफेक्ट करेगा ही। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। About 80% of Russian Empire's population earn their living from agriculture. 85% जो जनसंख्या थी वो रशिया की अपनी लिविंग को, अपनी जीविका को कहाँ से अर्न करती थी? वो किस चीज पे डिपेंड थी? वो डिपेंड थी खेती पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। 85% ऑफ पॉपुलेशन। द इंडस्ट्री वो लिमिटेड इन नंबर। देखिए जब ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज है एग्रीकल्चरल वर्क में तो इंडस्ट्री तो कम रहेंगे ही, तो इंडस्ट्री बहुत कम थे उस टाइम पे। Workers were divided into groups by then did unite strike work when they were dissatisfied. जो workers थे ना वो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, स्किल के हिसाब से उन्हें वर्क दिया जाता था। कुछ ऐसे वर्क होते थे जिसमें ज्यादा स्किल की जरूरत होती थी, किसी में कम की जरूरत होती थी, तो इस हिसाब से जो वर्कर्स थे ना वो डिवाइडेड थे ग्रुप्स में, और जब इन्हें स्ट्राइक करना रहता था तो ये यूनाइट हो जाते थे। और ये स्ट्राइक कब करते थे? जब ये डिससेटिस्फाई होते थे। रशियन peasants had no respect for nobility, very unlike the French peasant। देखिए एक बात है, जो रशियन पीजेंट थे ना उनके लिए नोबेलिटी के लिए उनके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, जबकि अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें या हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो वहाँ के जो लोग थे उनके मन में जो नोबल्स थे उनके लिए रिस्पेक्ट थी, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि हमारे लिए ये आगे कुछ करेंगे, तो वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखते थे नोबल्स की। लेकिन जो रशियन ये सोसाइटी थी ना, यहाँ पे नोबेलिटी के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी पीजेंट्स की तरफ से। Russian peasants were the only peasant commune which pulled their land and their commune divided। रशियन पीजेंट ही एक ऐसे पीजेंट थे, जैसे मान लीजिए 4 लोगों का छोटा छोटा खेत है तो वो क्या करते थे, अपने खेत को मिला लेते थे। जैसे आसपास खेत है तो 5 लोग मिल करके अपना अपना खेत मिला के एक साथ उस पर खेती कर लिए, फिर उससे जो पैदा हुआ वो अपने फैमिली के, इंडिविजुअल फैमिली के हिसाब से उसको अपने में बांट लिए। तो ये बस रशिया के पीजेंट में ही था और कहीं के पीजेंट्स में नहीं था। तो ये अपने लैंड को मिला लेते थे, उस पर खेती करते थे, जो होता था इक्वली सब में बांट लेते थे फैमिली के हिसाब से। अब हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया। जो सोशलिज्म था वो रशिया में कैसे आया, क्या हुआ? ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में 1914 के पहले वो इलीगल थी, उन्हें लीगल नहीं माना जाता था। बट इन 1900 द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, नेम रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनती है और वो स्ट्रगल कर रही थी टू गिव पीजेंट देयर राइट ओवर लैंड। जो पीजेंट्स है उनके जो अधिकार थे जमीनों पे, उसके लिए जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनके जो अधिकार थे लैंड पे, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा था कौन? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। वो लैंड जिसपे कौन हक जमाए बैठा था? नोबल्स हक जमाए बैठा था। तो उनके हक के लिए, पीजेंट्स के हक के लिए कि वो उनको लैंड मिलना चाहिए, इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कौन कर रहा था? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके। As land was divided among peasants periodically, and it was felt that peasants and not workers would be the main source of revolution। देखिए जब पीजेंट्स में जो लैंड है वो पेरियोडिकली बांट दिया गया तो ऐसा फील किया गया कि जो पीजेंट्स है इन्हें जो चाहिए था वो तो इन्हें मिल गया, इन्हें बस मतलब था हमें लैंड अच्छे से मिल जाए, बस हम अपना खेती करेंगे, हमें और किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो इस चीज की वजह से ऐसा फील किया गया ना कि ये जो पीजेंट्स हैं या फिर ये जो वर्कर हैं जिन्हें भैया अच्छी फैसिलिटी दे दो तो ये चुप हो जाते हैं, जो डिससेटिस्फेक्शन रहता है वो उनका दूर हो जाता है। तो ऐसा फील किया गया कि ये जो पीजेंट्स हैं या फिर ये जो वर्कर्स हैं ये मेन सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं है। और ऐसा किसने फील किया था? ऐसा फील किया था लेनिन ने।
But Lenin did not agree with this as he felt that peasants were not one special group. जो लेनिन थे ना वो मानते थे कि पीजेंट कोई वन स्पेशल ग्रुप है ही नहीं। वो उनके कहने का मतलब क्या था, वो ऐसा क्यों मानते थे, उनका मानना था कुछ पीजेंट जो है वो रिच है, कुछ पीजेंट जो है वो पुअर है, कुछ पीजेंट जो है वो लेबरर की तरह काम करते हैं, कुछ पीजेंट जो है वो लेबरर की तरह काम किसी से करवाते हैं। तो इनके अंदर यूनिटी नहीं है, कुछ रिच है तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ पुअर है तो उन्हें कमी है, इनके अंदर यूनिटी नहीं है। इस वजह से ये कोई मेन सोशल ग्रुप नहीं है जो सपोर्ट करेंगे रिवॉल्यूशन के लिए या फिर ये मेन सोर्स बनेंगे रिवॉल्यूशन के, ऐसा मानना था लेनिन का। बट द पार्टी वॉज डिवाइडेड इनटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक। इसी विचारधारा की वजह से जो पार्टी थी वो दो ग्रुप्स में बट गई। किन किन ग्रुप में? बोल्शेविक एंड मेंशेविक। एंड लेनिन लेड बोल्शेविक पार्टी, और लेनिन किसको सपोर्ट कर रहे थे? बोल्शेविक पार्टी को। लेनिन का मानना था किसी भी रिवॉल्यूशन को चलाने के लिए एक पार्टी जो है उसको डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके मेंबर्स को डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके मेंबर्स में यूनिटी होनी चाहिए, ऐसा लेनिन का मानना था। और वो कौन सी पार्टी चला रहे थे? वो बोल्शेविक को पार्टी को चला रहे थे। बोल्शेविक जो उन्हीं लोगों के लिए खुला था जो थोड़े से डिसिप्लिन थे, यूनाइट थे, उन्हें अपना हक मतलब किसी भी तौर पर उन्हें अपना हक लेना ही था, उनके लिए था बोल्शेविक पार्टी। ऐसा लेनिन का मानना था कि यूनिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और मेंशेविक पार्टी जो था वो कहता था कोई भी आ सकता है रिवॉल्यूशन में जुड़ सकता है। मेंशेविक पार्टी हर पर्सन के लिए खुला हुआ था, हर मेंबर के लिए खुला हुआ था।